जी, तो पार्ट 3 में हमारे पास था इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है, लेकिन मैं फ्लो चार्ट को साथ साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसका सेंटेंस राइट डाउन कर दूं आपको। सेंटेंस होगा इफ सम कंडीशन, और यहां पर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, और मैं कर्ली ब्रेसेस पहले ही लगा देता हूं। एल्स, तो ये वैसे ही है जैसे एल्स पार्ट था हमारा, लेकिन एल्स पार्ट के अंदर एक और इफ आ जाएगा। एक्चुअली ये नेस्टेड इफ एल्स की टाइप है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में इसको अलग से डिस्कस किया गया है, पढ़ाया गया है, तो इसलिए मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वरना एक्चुअली ये नेस्टेड इफ एल्स की एक टाइप है, एक एग्जांपल है। तो हम कमिंग लेक्चर्स में नेस्टेड इफ एल्स को भी स्टडी करेंगे, उसकी जरूरत कहां पेश आती है और कैसे उसका स्ट्रक्चर है। तो एल्स पार्ट में, यानी कंडीशन के फॉल्स होने वाले पार्ट में, कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरे पार्ट में डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बजाय वहां फिर एक कंडीशन अगर आ जाए तो वो कंडीशन नीचे भी लिखी जा सकती है, ब्लॉक के अंदर बना के भी लिखी जा सकती है, लेकिन उसको यहां पर भी लिखा जा सकता है इफ कंडीशन। ये कंडीशन आप चाहें तो जो एल्स का अलग ब्लॉक बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस में, उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल एल्स इफ उसकी कंडीशन, अगर अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगेन स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है तो कर्ली ब्रेसेस लाजमी लगाएं तमाम स्टेटमेंट्स के स्टार्ट और एंड में कर्ली ब्रेसेस में उसको एनक्लोज करें। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस इफ के लिए फिर एक एल्स आता है। एक्चुअली उसको लिखते वक्त यहां पर लिखना चाहिए, लेकिन बाज बुक्स में वो स्टार्ट में भी लिखा है, वो टैब ना भी यूज करें तब भी ठीक है, इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। तो बहरहाल मैं यहां पर उसको लेता हूं एल्स। इसका मतलब कि ये एल्स इमीडिएट इफ, याद रखें जब भी एल्स पार्ट आएगा वो अपने इमीडिएट इफ, जो उससे ऊपर वाला इफ होता है, उसके साथ बिलोंग करता होगा। ये नहीं हो सकता कि एल्स जो है ये एक इफ को छोड़कर उससे ऊपर वाले को बिलोंग करता हो, जो इमीडिएट अबव इफ होता है उससे बिलोंग कर रहा होता है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स, इस एल्स में फिर एक इफ आ गया, इफ, और यहां पर फिर कंडीशन एक। अब इस कंडीशन के ट्रू होने पर भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और फिर इसका एल्स भी हो सकता है अगेन। सो ऑन, एक आखिरी इफ का एल्स आएगा जिसके बाद मजीद एक इफ की जरूरत नहीं है, और वहां पर भी कोई स्टेटमेंट हो सकती है एल्स पार्ट में। लेकिन याद रखें ये कंपलसरी नहीं होता कि एल्स पार्ट में स्टेटमेंट्स हो, लास्ट वाले एल्स में स्टेटमेंट्स हो, कंपलसरी नहीं है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब फ्लो चार्ट को भी साथ साथ देखें। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, ट्रू के बाद वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, और फिर एल्स पार्ट से पहले पहले सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा बाद वाली स्टेटमेंट्स पर। ये तमाम स्टेटमेंट्स स्किप हो गए। फ्लो चार्ट में देखें, कंडीशन, अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने के बाद कंट्रोल जहां पे ट्रांसफर हो रहा है वहां पर स्टेटमेंट सेट नंबर 1 है, वो एग्जीक्यूट आपका हुआ, और उसके बाद कंट्रोल जो है वो एंड वाली स्टेटमेंट्स की तरफ चला गया, बाकी सारी स्टेटमेंट स्किप हो गई। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल ने एल्स पार्ट की तरफ जाना था, तो एल्स पार्ट की तरफ जब आया तो वहां एक और इफ मिल गया। अब उस इफ की कंडीशन पहले चेक होगी, बजाय स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। क्योंकि एल्स पार्ट में एक और कंडीशन मिल गई है, तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कंडीशन हमारी यहां पर ये भी ट्रू या फॉल्स की शक्ल में हुई, या कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डायग्राम में चेक करें। दूसरी कंडीशन के बाद कंट्रोल, ट्रू वाला कंट्रोल कहां पर जा रहा है, स्टेटमेंट सेट नंबर 2 की तरफ, वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद वो तमाम सेट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल डायरेक्ट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो फिर जो नेक्स्ट एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट की तरफ गया, अगर उस एल्स के आगे फिर एक इफ है तो ये उस एल्स के इफ को चेक करेगा, इस इफ की कंडीशन को एवेल्युएट किया जाएगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू हुई तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई
तो फिर कंट्रोल जो है वो एल्स पार्ट की तरफ जाएगा। अब अगर इस इफ के बाद, जैसे लास्ट इफ के बाद एल्स नहीं है, तो फर्ज करें ये लास्ट इफ है, अगर इस इफ के बाद जो एल्स है उसमें मजीद कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब कि इस एल्स की तरफ आया, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट हुई। कंडीशन फॉल्स होने पर इस एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई और फिर कंट्रोल यहां पर ट्रांसफर हो गया, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसकी प्रोग्राम एग्जांपल चेक करते हैं। प्रोग्राम एग्जांपल में दिखाया गया है वही दो वेरिएबल यूजर से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनपुट लिया। तो पहले हमने जो सिंपल इफ बनाया था, हमने कह दिया था कि नंबर्स आर इक्वल, अगर ए एंड बी इक्वल हो गए, नंबर्स आर इक्वल, और एल्स में हमने कुछ भी नहीं कहा था। फिर हमने इफ एल्स प्रोग्राम में ये कहा कि नंबर्स आर इक्वल, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमने कह दिया नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि नंबर इक्वल है, तो मैसेज आपका आएगा नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स आर इक्वल, और बाकी सारा प्रोग्राम स्किप हो जाएगा और हम गेट ch की तरफ आ जाएंगे, एंड की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे फॉल्स हो जाए, तो एल्स पार्ट में आए। एल्स पार्ट में फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या वो नंबर ट्रू होगा, या पहला नंबर ग्रेटर होगा या दूसरा नंबर ग्रेटर होगा। अगर बराबर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या पहला नंबर ग्रेटर होगा दूसरे से, या दूसरा ग्रेटर होगा पहले से, क्योंकि बराबर तो नहीं है वो। तो फिर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ एल्स पार्ट में। तो इफ कंडीशन की मदद से हमने चेक किया कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है तो मैसेज दे दिया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, एल्स अदरवाइज क्या होगा। अब दो चीजें तो चेक कर चुके हैं कि नंबर इक्वल है, नहीं, क्या पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, नहीं, तो फिर अल्टीमेटली दूसरा नंबर पहले से बड़ा होगा। तो इसलिए एल्स पार्ट में दोबारा कंडीशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहां पर मैसेज दे दिया सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ये प्रोग्राम टाइप करके इसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स देखें आप, मुख्तलिफ वैल्यूज इंपुट करके। दूसरा एक प्रोग्राम चेक करें। सेकंड प्रोग्राम में ये एग्जांपल अक्सर एग्जीक्यूट लाजमी करवाई जाती है, नेस्टेड इफ एल्स के लिए भी और इफ एल्स इफ के लिए भी इसको समझाया जाता है। तो यहां पर देखें, यूजर्स को कहा गया कि मार्क्स इनपुट करो। जब हम सिंपल इफ प्रोग्राम बना रहे थे, वहां हम सिर्फ ये कह रहे थे कि मार्क्स की बुनियाद पर ये पास है या नहीं है, बल्कि सिर्फ पास है का बताया हमने ये भी नहीं कहा कि फेल है। लेकिन यहां पर उसका ग्रेड बताना है। अब ग्रेड तो मुख्तलिफ है, ग्रेड मुख्तलिफ है, इस बात को जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। अगर मार्क्स कितने हो सकते हैं, मार्क्स स्टूडेंट के 0 हो सकते हैं या 100 में से 100 हो सकते हैं। हाँ, अगर टोटल मार्क्स 100 है तो 100 से अबव नहीं हो सकते, या इसको परसेंटेज समझ लें तो अभी मार्क्स समझते हैं, तो 100 से अबव नहीं हो सकते और 0 से कम नहीं हो सकते। तो हमने अपर लिमिट को एक को चेक किया, अगर 90 से ज्यादा, अगर 80 या 80 से ज्यादा है तो ग्रेड ए होगा। अब देखिए मार्क्स में यहां पर कुछ लिखता हूं कि 80 मार्क्स हैं, 90 हैं, 95 हैं, एंड सो ऑन, और फिर इससे कम में मार्क्स 70 की रेंज में, और इससे कम में 60 और 70 के दरमियान रेंज में, और इससे कम में 50 और इसके दरमियान रेंज में, और इससे कम में सो ऑन, ये हमारे पास। तो पहली लिमिट हमने क्या लगाई, इन सारे मार्क्स की पॉसिबिलिटी थी। हमने पहली लिमिट ये लगा दी कि अगर मार्क्स जो है वो 80 या 80 से ज्यादा है, यानी ये अपर लिमिट हमने चेक कर ली, मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा है, तो ग्रेड क्या हो गया, ग्रेड ए हो गया। एल्स, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि उसके मार्क्स 80 या 80 से अबव नहीं है, तो एल्स में तो बहुत सारी रेंज है हमारे पास। उसके मार्क्स हो सकता है 20 हो, उसके मार्क्स हो सकता है 0 हो, उसके मार्क्स हो सकता है 60 हो, तो ये बहुत सारी रेंज थी। ये एल्स पार्ट में जो हमारे पास बाकी रेंज बच गई, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने के बाद 80 से नीचे वाली सारी रेंज हमारे पास बच गई। तो यहां पर हमने कह दिया कि अगर मार्क्स, सेकंड कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 के इक्वल है या 70 से अबव है। 70 से अबव होंगे तो वो 79 तक के मार्क्स हो सकते हैं, 80 नहीं होगा, क्योंकि 80 मार्क्स वाली कंडीशन पहली कंडीशन थी। अगर 80 मार्क्स होते या 80 से अबव होती तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाती, फिर बाकी पार्ट एग्जीक्यूट ही ना होता, बाकी सारा हिस्सा स्किप हो जाता। तो अब जब पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर हमने लिमिट ला दी कि 70 या 70 से अबव। तो 70 से अबव कहां तक हो सकते हैं, 79 तक हो सकते हैं, या अगर आप पॉइंट्स में बात करें तो 79.99 तक हो सकते हैं। तो 70 से अबव वाली रेंज में हमने कहा बी ग्रेड होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो उसके एल्स पार्ट में आए, उसके एल्स पार्ट में अभी हमारे पास ये तमाम रेंज है, ये सारी रेंज हमारे पास है। वहां हमने एल्स पार्ट में फिर एक कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी कि अगर मार्क्स 60 या 60 से अबव है, तो फिर वो क्या रेंज बन गई, 60 से लेकर 69 तक की रेंज वो हमारे पास बन गई कि वो वाली रेंज होगी। उस रेंज पर हमने कह दिया ग्रेड सी है।
एल्स पार्ट में फिर हमारे पास जो बाकी सारी रेंज थी, हमने 50 तक की कंडीशन बनाई और 50 तक की कंडीशन में हमने कहा कि अगर 50 या 50 से अबव है तो फिर उसका डी ग्रेड है। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो 50 के नीचे जितने मर्जी मार्क्स हों, वो 40 भी हो सकते हैं, वो 35 भी हो सकते हैं, वो 30 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, कुछ भी। अगर 50 से भी कम मार्क्स हैं तो इन सब के लिए फिर हमने कह दिया कि स्टूडेंट जो है वो फेल कंसिडर होगा, वो 50% से भी कम हो गया है। तो आई थिंक ये एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी। इसको भी राइट डाउन करें, एग्जीक्यूट करके देखें। तो ये हमारे पास इफ एल्स इफ के लिए एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम कुछ और इनके मतलब स्टडी करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स भी करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, हम उनको भी स्टडी करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स को भी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, डिस्कस करके देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।